आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर.के. सिंह पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे 10th बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1। इस पे आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का 5 मॉडल सेट, हिंदी का 5 मॉडल सेट और संस्कृत का 5 मॉडल सेट का पूरा वीडियो मिलेगा। आप पूरा अंत तक वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर.के. सिंह इसे आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो आपको डाला जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट फर्स्ट देखते हैं आज सामाजिक विज्ञान का। उसके बाद संस्कृत और हिंदी तीनों का, यानी कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत तीनों का 5-5 मॉडल सेट बहुत जल्द आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मॉडल सेट में। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा हम लोगों का सामाजिक विज्ञान का वह होगा 80 नंबर का, जिसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। तो आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे यथासंभव अपने शब्द में ही देंगे उत्तर। आपको क्लास में ये बात बार बार बताया जाता है। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 48 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको कोई भी 40 क्वेश्चन ही बनाना है। यहाँ हम लोग मॉडल सेट में 48 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन वहाँ आप लोग 40 क्वेश्चन ही बनाएंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो देखिए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की, इसका आंसर क्या होगा? तुर्की। चलिए यहाँ दूसरे नंबर हम देखते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991। अंकोटवाड़ की किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। पूर्व स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को। रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? लौह अयस्क। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। यहाँ हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तारापुर परमाणु विद्युतीय केंद्र है महाराष्ट्र। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। 1992 ईस्वी में पृथ्वी भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है कपास। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है भागलपुर। उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग ने। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? 1990। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड। हम लोग यहाँ देखेंगे, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? इनमें से सभी। जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री।
यानी कि भारत में जो योजना आयोग होते हैं उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1952। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? क्रॉन्थर। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टाका। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा। चलिए, तो यहाँ हम लोग देखे हैं आपको अभी हम लोग देखें 48 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। इसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे सब्जेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दोस्त भी आपका लाभ उठा सके। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल का नाम है आर्ट्स क्लासेस बाय RK सिंह, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए यहाँ इसमें आपको सबसे पहले हम लोग इतिहास में देखेंगे। इतिहास में 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से आपको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक अंक 2 नंबर का होता है। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखिए, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। इसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहाँ प्रशा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। खूनी रविवार क्या है? 1905 ईस्वी हो गई। 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वह दिन रविवार का था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? सरकार ने नमक पर कर बढ़ा दिया था, यानी कि लगान बढ़ा दिया था। यह सरकार का अनुचित फैसला था, अतः गांधी जी ने इसीलिए नमक कानून तोड़ा। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें बृहद पैमाने पर होता है। इसमें उत्पादन जो होता है वो बृहद पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों के आविष्कार एवं तकनीक विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। इससे प्रेरक तत्व के रूप में मशीन के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका क्या है? देखिए, जो स्वतंत्र भारत है इसमें प्रेस की भूमिका क्या है, इस प्रेस की भूमिका के बारे में बताना है। वैश्विक स्तर पर मुद्रण अपने आदि काल से भारत की स्वाधीनता आंदोलन तक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए आज अपनी उपादेयता के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि इससे ज्ञान जगत की हर गतिविधियां प्रभावित हो रही है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाता है। आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हेतु सजग प्रहरी के रूप में हमारे सामने खड़ा है। यह वर्तमान राजनीति को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के साथ साथ भ्रष्टातंत्र पर करारा प्रहार करने का भी प्रयास करता है। अब इसमें हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें 6 और 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें से एक ही प्रश्न बनाना है जो कि आपको 4 नंबर का रहेगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। बिस्मार्क जर्मन डायर
में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता रहा। जब निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण का प्रयास में जुट गया, वह अपनी कूटनीति सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सरलीकरण किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्वेल्सिक और हास्ट्रेलीय राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद स्लेविसिंग प्रशा के अधीन हो गया और ऑस्ट्रिया हो चुका था। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर पड़ता था और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोका था। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ शेनेवा का युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया और इन तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष जर्मनी के लिए फ्रांस से युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महान शक्ति के पतन पर दूसरी महान शक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततः जर्मनी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र के स्थान पाया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी के योगदान की विवेचना करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की अग्रणी भूमिका रही। गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया, जो अंततः सफल रहा। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग की नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-21 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा प्रदान की। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब राजनीति में 8 से 13 क्वेश्चन है, 8 नंबर से 13 नंबर तक क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न को बनाना है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? देखिए, पुश्तौनी रूप से नौकर बने रहना बंधुआ मजदूर कहलाता है। ऐसे नौकर जिनके दादा, परदादा, पिता और स्वयं एवं आने वाली पीढ़ी भी बेगारी करती रहे, उसे बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ मजदूर उसे कहते हैं जिससे बहुत अधिक काम लिए जाए, उसको अपना कहने के लिए कुछ ना हो। जिला परिषद के 2 काम कार्य को लिख देना है। जिला परिषद का प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, स्कूल खोलना तथा उसे चलाना, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना। दल बदल कानून क्या है? विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर कानून बनाया गया। दल बदल कानून के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में सदस्यों को
असंबद्ध घोषित कर दिया जाता है। इन कानूनों को पूर्ण रूपेण लागू किया जाना चाहिए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासक चलाती है। ये प्रतिनिधि जनता के बीच के होते हैं, जिनका चुनाव जनता वयस्क मताधिकार पद्धति से करती है। चुनाव आय प्रतिनिधि सरकार गठित करते हैं और जन कल्याणकारी नीतियों बनाते हैं। वंशवाद से क्या समझते हैं? हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली हुई उससे के ही किसी परिजन को चुनाव में टिकट दे दी जाती है। इस प्रकार वंशवाद आज लोकतंत्र की एक गंभीर समस्या है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नागरिक जागरूकता के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र ही उसके भीतर जागरूकता पैदा कर सकता है। नगर निगम के मुख्य कार्य को लिखना है। देखिए, नगर निगम नागरिकों की अस्थायी आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नगर क्षेत्र के नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना एवं उसकी देखभाल करना, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना, पीने के पानी का प्रबंध करना, गलियों, पुलों एवं उद्यान की सफाई एवं निर्माण करना, मनोरंजन गृह का प्रबंधन करना, आग बुझाने का प्रबंध करना, दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंध करना, खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु की पंजीकरण का प्रबंध, नगर की जनगणना करना, नए बाजारों का निर्माण करना, नगर में बस चलाना, शमशान घाटों तथा कब्रिस्तानों की देखभाल करना, गृह उद्योग तथा सहकारी भंडारों की स्थापना करना। लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका क्या होती है? चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल होते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा वे सरकार के कामकाज, नीतियों एवं असफलताओं की आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे तानाशाही सत्ता को अपनाने से सरकार को रोकते हैं। विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण विधायिका से बाहर भी वे सरकार के संगठित आलोचना जारी करते हैं। विरोधी पक्षों का काम विरोध करना, पोल खोलना तथा सत्ता से उतरना माना जाता है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश में एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। गैर सरकारी सेवा, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी संस्थाओं से सृजित लाभान्वित होते हैं, उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ब्यूटी पार्लर, बस, विमान संबंधित सेवाएं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आश्रित रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है।
प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले कुल व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मानव विकास सूचकांक। किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति तथा जीवन स्तर के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात SDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 3 सूचकांकों का औसत है। पैमाने पर सभी देशों के SDI दर 0 से 1 होती है। विकसित देशों की सूचकांक दर ऊंची होती है, जबकि अविकसित देशों की सूचकांक दर HDI जो होती है वो नीचे होती है। नॉर्वे के SDI 0.965 है, जबकि भारत का SDI 0.611 है। भारत ने भी 2001 में अपना राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। अब है उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्ष में देश की ग्रामीण जनता व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसमें काफ़ी वृद्धि आई है। बाजार में उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यकता है कि उस वस्तु की रसीद अवश्य ले ले एवं वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक, मापतौल, उत्पादन, निर्माण की तिथि, उपभोग की अंतिम तिथि, गारंटी, वारंटी पेपर, गुणवत्ता का निशान जैसे ISI, एग मार्क, बुल मार्क, हॉलमार्क यानी कि आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क की चिन्ह अवश्य देखनी चाहिए, और मूल्य की पुष्टि से किसी प्रकार की दोष अपूर्ण पाते तो सेवा लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूकता रखें। भारत में किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाना का नाम लिखना है। भारत में किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाना का नाम डिगबोई, मथुरा, बरौनी, हल्दिया। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिए जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता तथा सुनिश्चित होना। यह भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने की समुचित माध्यम गरिमा में हो। उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है? उद्योग ने 4 प्रकार के प्रदूषण वायु, जल, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाया है। उद्योग से निकलने वाले धुएं वायु को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। उद्योग द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को नदी तालाबों में छोड़ने जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण उद्योग एवं परिवहन की देन है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपण के 2 कारण बताइए। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपण का 2 कारण। बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, फलस्वरूप औद्योगिक विकास के लिए संसाधन कम हो रहे हैं। अधिकांश संसाधन जनसंख्या के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। बिहार में जूट उत्पादकों के 2 केंद्र समस्तीपुर, कटिहार और पूर्णिया थे, परंतु अभी सिर्फ कटिहार में मिल चालू स्थित है। खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इसके भंडार सीमित हैं और पुनर्निर्माण भी असंभव है, क्योंकि इसका निर्णय एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया से उसका निर्माण एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया से होती है। खनिज आधुनिक औद्योगिक जगत के आधार है। औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व को संकटग्रस्त कर दिया है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंध अपरिहार्य है। खनिज संरक्षण 3 बातों पर निर्भर करता है। खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका विवेकपूर्ण उपयोग जिससे खनिज का बचत किया जा सके, कच्चे माल के रूप में इनके विकल्पों की खोज, उपयुक्त बातों को अमल कर में खनिजों को संकटग्रस्त से रक्षा की जा सकती है। परिवहन एवं संचार सेवा में उपयोगिता पर प्रकाश डालें। परिवहन एवं संचार के साधन
भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अर्थव्यवस्था को सकारात्मक मिलती है, इसके अर्थव्यवस्था को सकारात्मक मिली है। परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से कच्चे माल कारखाने तक एवं तैयार माल बाजार तक पहुंचाया जाता है। संचार के माध्यम राष्ट्रीय स्तर को लेकर सामाजिक स्तर तक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करता है, जिससे पुलिस एवं सांस्कृतिक परिवेश का भी सहयोग मिलता है। भारत एक विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध सांस्कृतिक वाला देश है, जिसे परिवहन एवं संचार के साधन एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। यही नहीं, संचार के साधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी योगदान देता है। भारत का पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क दो देशों के बीच की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक है। परिवहन एवं संचार संसाधनों के बीच किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया लगभग असंभव है। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को प्रभावित करते हैं। ये साधन जीवन में मृत्यु प्रयत्न हमारा जीवन संवारते हैं। वर्षा जल संग्रह, आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है। वर्षा जल संग्रह से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल को कुओं, वादियों तथा धीरे धीरे रिसने वाले गड्ढे में एकत्र करके भूमिगत जल में वृद्धि करने की तकनीक है। यह तरीका राजस्थान तथा कर्नाटक में प्रयोग किया जाता है। सुखाड़ से प्रभाव को कम करने के उपाय का उल्लेख करें। सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं। अधिक संख्या में वनस्पतियों को लगाया जाए। वर्षा जल संचय घरों के छतों के ऊपर, कुआं में, तालाबों या नहरों में किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। भूकंपीय तरंग, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग के वेग भिन्न भिन्न होते हैं। भूकंप के दौरान होने से एल तरंग करते हैं। पुनर्वास, घर बार न रह जाने पर अथवा छीन लिए जाने पर फिर से नया घर आदि बनाकर रहना, उजड़े हुए लोगों को फिर से बसाना या आबाद करना पुनर्वास कहलाता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपको पहला मॉडल से प्रैक्टिस कराया गया। ये सभी चीज़ें आपके क्लास में भी कराया गया है। आप सभी आदमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी इस पे मॉडल सेट आपको डाला जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप लोगों को बहुत जल्द ही दूसरा मॉडल सेट उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैनल पे सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत का 5-5 मॉडल सेट डाला जाएगा। धन्यवाद।